हे माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। आप लोगों का टारगेट होगा कि मैं इस बार 95% प्लस लेकर आऊंगा और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको अच्छी अच्छी क्लासेज प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप लोग इस बार सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। वैसे आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चंस को बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा वीक है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि मैं फिजिक्स में कमजोर हूं, मुझे न्यूमेरिकल करना नहीं आता, मुझे डेरिवेशन करना नहीं आता। तो टेंशन काहे को ले रहे हो, हम सब कुछ आपको बताएंगे। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन आपको मैं 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन करके बताऊंगा। अगर आप लोग कहें कि सर पूरी फिजिक्स एक ही वीडियो में बता दें, तो ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी एक एक चैप्टर तो पढ़ते हुए चल रहे हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वही चीज है, सीढ़ी ऐसे सीढ़ी सीढ़ी से हम अपनी मंजिल तक जाते हैं। आप सोचे हम यहां से डायरेक्ट जंप मारे वहां तक पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जो भी क्लासेस मैं दूंगा आपको वो क्लास मिल जाएगा। तो चलिए, क्लास 12 फिजिक्स टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये हमारे अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय वाले प्रश्न होंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे अति लघुत्तरीय में आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में लिया है और न्यूमेरिकल भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। ठीक है, खूब मजा आएगा, बस ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय क्या है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि गॉस का नियम है क्या। सिर्फ आपको नियम बताना, यहां पे प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो गॉस का नियम क्या है, सिंपल सा है, मैं बता देता हूं आपको। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां पे ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, देखो मेरे भाई, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है कोई और उस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से एक पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी और विद्युत बल रेखाओं को ही तो हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं मेरे दोस्त। मतलब विद्युत फ्लक्स जब मैंने आपको पढ़ा था तो मैंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितनी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी वही तो विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है, ध्यान से समझना। ये हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं, ये देखो जा रही हैं सब। ठीक है, इस पृष्ठ से होकर जा रही हैं। अब ये जो हमारे पृष्ठ भैया हैं, इसमें आवेश होंगे, मतलब पृष्ठ है तो इसमें कई आवेश होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आवेश जो होगा, आवेश की मात्रा को हम Q मान लेते हैं, और जो हमारा विद्युत फ्लक्स जा रहा है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं φe से, φe से। ठीक है, तो क्या कहा गया है नियम में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये आपका बंद पृष्ठ है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। इस पृष्ठ से होकर जाने वाला जो विद्युत फ्लक्स φe होगा, ये इस पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश है, मतलब इस पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं Q, उसका ε0 गुना होता है। मतलब मैं समझाता हूं फॉर्मूला। देखो जो विद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं मेरे भाई φe से। किससे? φe से। ये किसके बराबर होता है, नियम में समझो, नियम में समझो। ये विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ये जो पृष्ठ है इसमें जितने भी आवेश हैं Q,
इसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना। यही है गॉस के नियम का फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखो फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q/ε0, Q/ε0, मतलब Q का 1 से गुणा होगा तो Q ही तो आएगा। तो ये हमारा गॉस के नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। बस यही आपका गॉस का नियम है। अब गॉस का प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं ये जानना है तो आप लोग YouTube पर सर्च करो, गॉस का प्रमेय शुभम लेक्चरर। आपको गॉस के प्रमेय को मैंने सिद्ध करना भी बताया है, ठीक है, कई क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो देखो गॉस का नियम समझ में आ गया, इसका जो प्रमेय है वो समझ में आया। प्रूफ करना तो मैंने आपको अलग से बताया। देखो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई ई है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, फाई ई इक्वल टू Q/ε0, जहां पे क्यू है आवेश, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आप लोग कहें ε0 जो हमारा है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, सबको पता भी होगा, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। देखो जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो मेरे भाई, बाद में टेंशन ना रहे, ठीक है। तो ये गॉस का नियम है। गॉस का प्रमेय प्रूफ कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, आप लोग YouTube पर सर्च करना गॉस का प्रमेय शुभम लेक्चरर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कैसे इसको प्रूफ करते हैं। 17 से 18 मिनट का वीडियो होगा, देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक। तो ये नियम समझ में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने बताया था अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसको मैं करूंगा इरेज मेरे भाई और हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए मेरे स्टूडेंट। अब इसको मैं इरेज करता हूं और चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना भैया लोग, ये न्यूमेरिकल है। ये देखो चित्र दिया गया है, ये न्यूमेरिकल हमारा है। ये हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये न्यूमेरिकल है परिपथ वाला, सर्किट वाला न्यूमेरिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं मेरे भाई। देखो चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए, मतलब आपको तुल्य धारिता निकालनी है इस चित्र में। देखो ये आपका चित्र है, मैं इधर अगर आप लोग कहें तो मैं इधर बना देता हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। छोटा अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इधर बना देता हूं, देखो ठीक है, ऐसे कुछ बना है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। देखो चित्र को ध्यान से देखो, ठीक, ये आपका चित्र है, ठीक। मैं समझाता हूं। यहां पे C1 की वैल्यू है, देखो इसको C1 माना गया है, इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड। इसको माना गया है C2 जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको माना गया है C3 जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। ये आपका चित्र है। देखो इधर छोटा सा था, मैंने इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये आपका परिपथ है मेरे दोस्त, इसमें 3 संधारित्र लगे हुए हैं, एक है C1, एक है C2, दूसरा है C3, ठीक है। अब आपको पहचानना यह है कि इसमें कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यहां पे इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ी है डायरेक्टली, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, मतलब C1 और C2 जो है ये श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाकर इसकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे, फिर जो आएगा वो और जो C3 होगा वो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो मैं इस चित्र को अब इरेज करता हूं, जो जो दिया गया है इस चित्र के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, दोनों सेम चित्र हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया गया है मेरे दोस्त C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू की क्या दी गई है, की दिया गया है, देखो 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड मेरे भाई, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी दी गई, मतलब दूसरे संधारित्र की धारिता। देखो C1 है पहले संधारित्र की धारिता, C का मतलब क्या होता है धारिता, धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, और इसकी वैल्यू दी गई है, साइड में देख लो ये 10 माइक्रोफैरड, तो इसको 10 माइक्रोफैरड कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखो तीसरा C3 हमें दिया गया है, C3 की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रोफैरड, इसको भी लिखेंगे
3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया चित्र में, देखो इधर C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, तो यहां पे लिखेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? इसका फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 प्लस 1/c2। मतलब अगर आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, अब इसको मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। देखो 1/c आपका ऐसे ही रहेगा मेरे दोस्त, 1/c इक्वल टू, ठीक है, 1/c1। देखो C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, तो 5 लिख दिया। C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, मैंने 10 लिख दिया। इसको साइड में सॉल्व कर दें, चलो थोड़ा सा। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि 5 दूना 10, 2 एकम 2। ठीक है, प्लस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, ये इतना आएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे घटाओगे तो क्या पाओगे? 1/c इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो 2 और 1 जुड़ेगा कितना होगा बताओ? 2 1 जुड़ेगा 3 ही तो होगा। अरे इतना तो जानते ही हो आप लोग। तो 1/c इक्वल टू 3/10 आ गया। ठीक है, अब बताओ c इक्वल टू क्या होगा? देखो इसका तिरछा गुणा कर दो, आप चाहो तो कैंची गुणा कर दो। ये कैंची ऐसे होती है ना, तो देखो 3 का c से गुणा करोगे, 10 का 1 से गुणा करोगे तो ये 3c हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो c इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई? c इक्वल टू होगा 10/3 हो जाएगा। कितना? 10/3 होगा कि नहीं होगा? देखो ये 3 इधर गुणे में इधर भाग में हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 3.33 अप्रॉक्स आएगा। तो c इक्वल टू हमारा आ गया, c इक्वल टू 3.33 माइक्रोफैरड, 3.33 माइक्रोफैरड। ये तो अभी हमारी कौन सी धारिता आई है? मतलब इन दोनों की तुल्य धारिता आई है। अब इस चित्र को अगर हम लोग बनाएं, देखो कैसे बनेगा। इस वैल्यू को निकालने के बाद ये चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। ये आपका आया है, इसको ऐसे रहने देंगे। देखो इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई है? वो C है। कितनी है? C है। और ये I कितनी है? देखो 3.33 आया है, 3.33 माइक्रोफैरड आया है। ठीक है, और इधर हमारा है C3, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफैरड। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, 3 माइक्रोफैरड। अब देखो ये और ये दोनों समांतर क्रम में है। देखो ये समांतर क्रम में है ना, इसकी प्लेट इधर गई है, तो ये C और C3 अब समांतर क्रम में होंगे। तो जो हमारा C आया है ये, और जो C3 था ये, दोनों समांतर क्रम में होंगे। बस समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में हैं। ठीक है, C तथा C3 समांतर क्रम में है। तो अब इसकी तुल्य धारिता हम निकालेंगे। देखो C हम मान चुके हैं तो C डैश लिख देंगे। C डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा। अब चूंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो श्रेणी क्रम का होगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। समांतर क्रम का होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 1/, के पदों में नहीं रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि C1 और C2 ही लिखें। अगर यहां पे C और C3 समांतर क्रम में है तो C प्लस C3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो C की वैल्यू कितनी है? 3.33 है। ठीक है, और प्लस C3 की वैल्यू कितनी है? ये देखो 3 माइक्रोफैरड, वो उधर भी देख सकते हो 3। ठीक है, तो हमारा फाइनली जो तुल्य धारिता आएगी C डैश, वो आ जाएगी। दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, दोनों को जोड़ो तो 3.33 और 3 जुड़ेगा तो 6.33 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो मेरे भाई हमारा आंसर आ गया। ये
ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया चित्र में क्या दिया गया था, सिंपल सा था। हमें यहां पे चित्र में 3 संधारित्र दिए गए हैं, C1 C2 C3। C1 और C2 श्रेणी क्रम में है और C3 अलग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, C1 C2 C3 की वैल्यू लिखी। C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में थे तो हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, 1/c = 1/c1 + 1/c2। अब C1 के जगह पर 5 वैल्यू रखेंगे क्योंकि 5 माइक्रोफैराड वैल्यू है, C2 10 है। एलसीएम लेंगे, ये 3/10 आएगा। C = 10/3 होगा। 10 को 3 से डिवाइड करोगे 3.33 माइक्रोफैराड आएगा। तो हमारा ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार से हो गया, क्योंकि इसकी तुल्य धारिता C आई, ठीक है। तो अब C और C3 समांतर क्रम में है, तो C तथा C3 समांतर क्रम में है, तो हमने C' मान लिया तुल्य धारिता को। अब चूंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2, ठीक है। तो यहां पे हमने C' = C + C3 कर दिया। C की वैल्यू हमने निकाली थी, C3 की वैल्यू 3 थी और C' हमारी जो तुल्य धारिता आई वो 6.33 माइक्रोफैराड आ गई। इसको नोट करो फटाफट, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो साइड में हूं, आप लोग जल्दी से नोट कर लो इसको, ठीक। साइड में मैं हो जाता हूं भाई, क्योंकि बॉडी हैवी है, देखो कितनी हैवी, दुबला पतला सा, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करके तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे किस चैप्टर का वो क्वेश्चन है। चलो भैया इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मेरे प्यारे छात्रों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का ही है, और ये न्यूमेरिकल है मेरे भाई, न्यूमेरिकल ये भी है, बहुत बड़ा नहीं है। देखो ध्यान से समझना क्या है इसमें, कुछ स्टूडेंट तो देख के ही इसको सॉल्व कर देंगे, इतने ब्रिलियंट है आइंस्टीन के पूर्वज, ठीक है। देखो तीसरा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना क्या है मेरे दोस्त, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आवेश गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, अगर इसको हम 1 कूलाम आवेश दे दें, Q = 1 कूलाम, 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम आवेश दे दें, तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव है, जो गोले का सरफेस है, पृष्ठ है, इस पर उत्पन्न विभव आपको निकालना है। तो चित्र की हमें कोई खास जरूरत है नहीं, हमें दिया गया है त्रिज्या R दी गई है, कितना मेरे भाई, R, त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में पहले बदलो। देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अगर आपको 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 को 100 से भाग देना होगा, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1 को 100 से भाग दे देंगे। अब देखो यहां पे 1/100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 को ऊपर लाएंगे 10 के पावर -2, ये मीटर हो जाएगा। अब मेरे भाई ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/100 को हम 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर लाएंगे 10 के पावर -2 होगा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं मीटर में। मैंने समझा भी दिया कि R = हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -2 मीटर, -2 मीटर, ठीक। दूसरी चीज, आवेश भी हमें दिया गया है मेरे भाई, 1 कूलाम आवेश, तो क्यों हमें दिया गया है 1 कूलाम, कितना, 1 कूलाम दिया गया है। हमें गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल आपको निकालना है गोले के पृष्ठ पर, सरफेस इन सर्कल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूं। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे मेरे भाई, गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है B = होता है मेरे दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ये फॉर्मूला होता है बोल्ट, ठीक है, बोल्ट भी लिख सकते हो मेरे भाई, बोल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है गोले के पृष्ठ पर विभव का,
इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। देखो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा, एक चीज और ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ये मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में। आप सर्च करना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये याद रखना। ठीक है, इंटू Q की वैल्यू है 1, इसको ऐसे रहने देंगे, R की वैल्यू है 10⁻², ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। B इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान देना, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻² है, ऊपर जाएगा 10⁻+2 होगा। हाँ बिल्कुल होगा मेरे भाई। अब यहां से हमारा V आ चुका है, जो आएगा वही गोले के पृष्ठ पर विभव होगा। 9 इंटू 10⁹ है, ये 10⁻2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 10⁻11 हो जाएगा, और वोल्ट इसका मात्रक होगा विभव का। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। ये देखो सिंपल सा है, बिल्कुल हलवा है, उठा के खा लेना है। तो इसको भी आप लोग फटाफट नोट करो। हमें त्रिज्या दी गई थी 1 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में बदल दिया भैया 10⁻² मीटर। क्यों? आवेश दिया गया था 1 कूलाम, विभव निकालना था गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट तो पता ही निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। Q की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 10⁻² है। V इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻2, मतलब 10⁻² है, इसको ऊपर ले जाएंगे भैया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस जुड़ गया हमारा। V इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट आंसर आ गया। इसको फटाफट नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया मेरे भाई, इसको इरेज करता हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चौथा क्वेश्चन, ये हमारे चैप्टर 3 विद्युत धारा से है मेरे भाई, और ये भी बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा सा है। देखो आज मैंने आपको इस क्लास में बहुत बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़े के चक्कर में छोटे वाले को भूल जाओ। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं आपको धीरे धीरे करके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर के क्वेश्चन है सबको बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा, पैसेंस रखो। देखो क्वेश्चन क्या है कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पावर दिया गया है 1000, शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं, और विभव दिया गया है 250 वोल्ट। तो हमें P दिया गया है, पावर या शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दिया गया है 1000 वाट। ठीक है, उसके बाद में हमें V दिया गया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है मेरे भाई, हमें निकालना है प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, ये बराबर है, R निकालना है। चलो प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, यही लगा दो बस काम हो जाएगा। R इक्वल टू V²/P। ठीक है, V²/P होता है, यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। मैं साइड में थोड़ा सा लगाऊंगा इधर, देखो R इक्वल टू V² है भैया, तो V की वैल्यू है 250। कितनी है? 250। तो 250 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अपान P की वैल्यू है 1000। चलो 1000 कर देते हैं। ठीक है, अब R इक्वल टू आपका हो जाएगा 250 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 250 गुणे 250, स्क्वायर का मतलब 2 जोड़ा। ठीक है, अपान 1000 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब बचा क्या? देखो R इक्वल टू हमारा बचा, देखो 25 ऊपर बचा, 25 इधर, 25 का गुणा होगा तो ये 625 हो जाएगा। अपान नीचे 10 बचेगा। अब 625 को जब 10 से आप भाग दोगे मेरे भाई, तो आपको भागना नहीं है, न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। ये आ जाएगा 62.5, 62.5, मतलब 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो 62.5 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना था, तो हमें P 1000 वाट दिया गया है पावर, V 250 वोल्ट, R निकालना था, R इक्वल टू V²/P। R इक्वल टू V की वैल्यू है 250, इसका स्क्वायर/P, P की वैल्यू 1000। हमने कट किया, 625/10 आया, 625 को 10 से डिवाइड करोगे 62.5 आएगा, सिंपल सा।
चलो मैं इसको भी हटाता हूं, आप लोग पहले नोट कीजिए। चलो इसको भी हम हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर में आता रहता है, मतलब जितने भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो भैया इसका आपको 4 लाइन याद करना होगा। ट्रिक है, मैं भी बताऊंगा। देखो, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मतलब जब हम सेल की प्लेट को तार द्वारा जोड़ देंगे तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी और सेल के अंदर या भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब हम सेल की प्लेटों को तार के द्वारा जोड़ देंगे तो तार में जो विद्युत धारा है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी और उसके घोल में जो विद्युत धारा है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहेगी। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, तो होता क्या है, इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध का मतलब ही होता है अवरोध या रुकावट। ठीक है, तो होता क्या है कि इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच जो सेल के अंदर उसके घोल में, ठीक है, उसके सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में जो घोल के द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा उसी को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। मतलब सिंपल समझें तो जब किसी सेल की दोनों प्लेट को हम तार द्वारा जोड़ देंगे, ऐसे 2 प्लेटें हैं, इसको तार के द्वारा जोड़ देंगे तो तार में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। ठीक है, और उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहेगी। इतना याद आया? इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में, मतलब सेल के दोनों प्लेटों के बीच जो धारा बह रही है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह में जो घोल के द्वारा, जो उसके अंदर घोल होता है सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, उसके द्वारा उत्पन्न जो अवरोध होता है उसी को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये लाइन आप क्या कीजिए, सुबह सुबह उठिए 4 बजे, 5 साढ़े 4 बजे और इसको याद कर लीजिए, काम खत्म, खल्लास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने आपको इस क्लास में बताए। ऐसे 5 क्वेश्चन करके हम पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे सिर्फ 1 महीने में या 2 महीने में। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम आपके साथ हैं, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, हम आपका मार्गदर्शन कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।